अगर किसी को क्रेडिट कार्ड लेने हैं, उनको लेने से पहले ऐसे क्या थॉट होना चाहिए या पॉइंटर्स पढ़ लेने चाहिए जिस पे बाद में लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी है? जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं, ये पहले होता था कि स्कैम होते थे या कस्टमर को गलत इन्फॉर्मेशन दे दी जाती थी। आज का टाइम ऐसा नहीं है। लिमिट एंड ऑल कंडीशंस आपको पहले दिख जाती है। हमारे एजेंट्स कस्टमर अगर बोलते हैं कि मैं कार्ड खुद देना चाहता हूँ, तो हम उनको खुद दिया हुआ लिंक दे देते हैं, वो खुद अपनी जर्नी कंप्लीट करके हमें बता देते हैं। तो इस वजह से कस्टमर को कभी भी किसी भी तरह का कोई भी मिसकम्युनिकेशन नहीं आता। वो वही डिटेल्स पढ़ता है जो बैंक की एक्चुअल होती है। तो अगर आप ट्रेंडिंग जनरेशन को सिखाना चाहो कि हाउ टू सेव एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू सेव। तो सबसे पहले स्पेंडिंग का सोर्स पता होना चाहिए कि कहाँ हम स्पेंड कर रहे हैं। वेयर यू स्पेंड, दैट इज योर सेकंड पॉइंट, कि कहाँ मैं स्पेंड कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए जरूरी है। तीसरा यहाँ पे आ जाता है आपका इमोशंस। देखो, सेल तो हम हर जगह कर रहे हैं। आप मुझे कोई 3 ऐसी चीज बता सकते हो जो सेल करने के लिए उनको पहले बहुत इम्पोर्टेंट बेसिक क्या होनी चाहिए? सबसे पहले सेल्स को समझो, ठीक है। ये जो आपने 3 चीजें बोली है, डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे, सर्विस पे या आपकी सो रजत, मैं आपकी अभी हम जब बात कर रहे थे, आप बता रहे थे सिम कार्ड सेल की। आपने करियर स्टार्ट किया सिम कार्ड सेल से। मतलब सिम कार्ड क्या सेल जो है वो बहुत ही माना जाता है कि नीचे लो क्लास सेल। लो क्लास। उसको आपने ऑप्ट क्यों किया वैसे, या कैसे था? देखो, होता क्या है कि ये बात है 2014 या 15 की। आई अच्छा। नॉट रिमेम्बर एग्जैक्ट ईयर, बिकॉज 2015 आई पास माई 12th। एंड ये जो मैंने करी थी, जब मैंने 11th पास करी थी और 2 महीने की छुट्टियां थी, हम्म। तो तब मैंने 2 महीने के लिए जॉब करी थी। एंड उस समय पे, जब आप आज की भी जनरेशन है कि अब तो बहुत ज़्यादा आप पे गाइड करने के लिए सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है कि आपको बिफोर 10th और 12th आपको पता होता है कि किस स्ट्रीम में जाना है। पर हम मिडिल क्लास फैमिली की जो है, उनकी सराउंडिंग में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। उनके मामा या उनके ताऊ या कुछ है जो फैमिली इंस्पिरेशन होती है, वो उसी की फॉलो करते हैं। लेकिन हमें पता नहीं होता है, तो किसी के थ्रू भी कुछ पता लगता है, हम उसको शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त के थ्रू उनने जॉब करी, तो मैं एक डेस्टिनी नाम का डीएसए था पीटी कॉलेज कोटला में, देन आई ज्वाइन। एंड उन्होंने बोला 3,000 रुपये सैलरी पे आपको रखेंगे। देन हमने शुरू करा, और मेरा कम्युनिकेशन, मुझे बात करने अच्छा ही लगता था स्टार्टिंग से। तो मैंने वो जॉब करा और बहुत अच्छा पीरियड रहा। तब डेस्टिनी नाम की मैंने मीनिंग सीखी कि डेस्टिनी का होता है किस्मत। तो मेरा मन ही मन में डिसाइड हो गया था कि इस इंडस्ट्री में ही मेरी किस्मत है, यही इसी इंडस्ट्री में मेरी किस्मत ऐसा लिखी क्यों लगा जाएगी। आपको? क्योंकि मैं बहुत जल्दी मैंने उस माहौल को एक्सेप्ट कर लिया था। अच्छा। एंड वो एक होता है जैसे कि आप एक कपड़ा सिलवाते हो, तो आपकी बॉडी के हिसाब से एकदम फिट आता है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो व्हेन यू वियर योर फेवरेट ड्रेस एंड इट शुड्स फिट यू। हम्म। तो सामने वाले को क्या लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन वो आपको खुद पे बहुत अच्छा लगने लगता है। तो आप उस ड्रेस में हमेशा कंफर्टेबल रहते हो, और आप हमेशा उस ड्रेस को वहां पहनना पसंद करते हो जहां पे आपको लगता है कि नहीं, आज मेरा लकी चार्म है, वहां पे आई विल वियर दिस, ताकि मैं फीलिंग कॉन्फिडेंट रहूं। हम्म। तो वैसा ही कॉन्फिडेंस मुझे उस माहौल में आ चुका था। ओके। एंड अकोर्ड मतलब थ्रो माई कम्युनिकेशन स्किल्स, थ्रो माई कॉन्फिडेंटल स्किल्स ऑफ कॉन्फिडेंट स्पीकिंग की वजह से मेरी सेल्स बहुत जल्दी जनरेट होने लगी थी। और बिकॉज मैं मेरे पिताजी जो है वो बाजार लगाते थे, मैं बचपन से उनके साथ बाजार जाता था, तो सेल्स मेरे को लेगेसी है। तो आई नो हाउ टू सेल। अब वो बेचना क्या था वो उन्होंने मुझे बता ही दिया था। हम्म। और ऑब्वियसली उसमें कोई कंडीशन थी नहीं, एक सिम कार्ड पे क्या ही रिकॉर्डिंग थी, कुछ रिकॉर्डिंग हो नहीं रहा था, जो मर्जी बोलो, बस हमें बेचना है, सेल निकालनी है। तो हम कोई अनएथिकल तो काम नहीं कर रहे थे, बट मैं एकदम पर्सनलाइज होके कस्टमर को अच्छे से, ताकि कस्टमर को मुझसे बात करके अच्छा लगे, और वो उसी बात का मुझे पैसा पे करता था और वो अपनी सिम जो है कन्वर्ट करा लेता था। बिकॉज मैं अपने कंटेंट से नहीं हटता था, मेरा फोकस था कस्टमर का सिम का मुझे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी करना है तो करना है। तो ओके। आई स्पीक टू कस्टमर, मैं उससे पूछता था उसका दिन कैसा है, उससे थोड़ा समझता था वो क्या करता है लाइफ में, किसान है, ऑटो चलाता है, क्या करता है, उसका पूरे दिन में काम कितना रहता है फोन पे बात करने का। देन हम उसको पोस्टपेड कन्वर्ट करते थे, और उनको मैं गाइड करता था कि सर इतने में आपका महीने का इतना बचेगा, आप ये वाला प्लान ले लीजिए। तो वो इसी इजिली करा देते। तो मेरी लीड पूरे फ्लोर के कंपेरेटिवली जो है 10 मतलब 10 टाइम्स हाई थी। तो ओके। वो 1 महीने में ही बहुत अच्छा जो है मुझे काम समझ में आ गया था, और मैं डिलीवर करने लगा। फिर मेरे 12th के रिजल्ट आ गए थे, मैं 12th पास हो गया था। देन आई से कि सर हमने, तो फिर हमने 12th पास करी, तो देन मैंने वो जॉब छोड़ी, तो मुझे 2700 रुपये उन्होंने जो दिन के हिसाब से सैलरी बनी थी वो दी। एंड दैट वाज माय फर्स्ट इनकम, जिससे बाद मैंने घर का रेंट दिया। देन आई डिसाइडेड कि आई विल वर्क अंटिल आई विल नॉट ओन माई होम।
ओके, तो उस हिसाब से चलो इस जर्नी पे भी हम आएंगे आपके पास। ओके सो अभी जो आपने एक चीज बताई थी यार, दैट यू लाइक लव टू सेल, राइट। मुझे लगता है बहुत सारे स्टार्टअप्स जो फेल होते हैं, इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, राइट, और उनको लगता है कि यार उनका प्रोडक्ट खुद बोलेगा, खुद बिक जाएगा, हर किसी को लगता है ना, बट कई बार उनको बंद होना पड़ता है, सेल नहीं कर पाते, राइट। देखो सेल तो हम हर जगह कर रहे हैं, मैं अगर हम जॉब कर रहे हैं तब भी अपने आप को बेच रहे हैं, प्रोडक्ट को पिच के पैसा मांगने जा रहे हैं तो भी हम अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं एंड पब्लिक को भी बेच रहे हैं। है। आप मुझे कोई 3 ऐसी चीज बता सकते हो जो सेल करने के लिए उनको पहले बहुत इम्पोर्टेंट हो, बेसिक क्या होनी चाहिए? सबसे पहले सेल्स को समझो, ठीक है। ये जो आपने 3 चीजें बोली है डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे, सर्विस पे या आपकी थिंग्स पे। उससे करेक्ट, पहले सेल्स को समझते हैं। व्हाट इज सेल्स? सेल्स बचपन से हर कोई करता आ रहा है। सेल्स एक इमोशन है। मैं जैसे कि हमेशा बात करता हूँ, सेल्स इज आर एक्चुअल में आज आर अनदर साइड लैंग्वेज जो हम डेली यूज करते हैं। लेट मी टेल यू वन एग्जांपल। आपने बचपन में कोई अपने फैमिली से 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ एक रिवॉर्ड गेन करा होगा, या आपने रखा होगा कि ठीक है पापा ने बोला होगा 10th पास कर, आई विल गिव यू साइकिल, या मैं तेरे को नया फोन दे दूंगा। हर किसी की जनरेशन का ये अचीवमेंट रहता है, राइट, जो 10th 12th का होता है। करेक्ट, अब आप अपनी पसंद वहां पे बता रहे हो कि पापा मेरे को बाइक लेनी है, ये इतने सीसी की है, मैं 12th में इतने अच्छा एग्जाम लाऊंगा तो आप दे दोगे? तो बिकॉज पेरेंट्स वांट्स कि आप अच्छा पढ़ाई करो, तो वो देखिए ठीक है हम दे देंगे। अब आपने जो वो बाइक रिवॉर्ड में रखी, वो एक्चुअली आपने वो बाइक सेल कर दी थी अपने फादर को, और उसके अगेंस्ट में आपने प्राइस क्या पे करा? अपनी अचीवमेंट ऑफ क्या कहते हैं, डिग्री एंड योर परसेंटेज। सो बचपन से सेल्स आप करते हैं, और हम डेली रूटीन में इफ आई रेफर यू समथिंग, यार ये क्रेडिट कार्ड बनवा, बहुत अच्छा फीचर्स है, ये फीचर्स है, तेरे डेली लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने क्या कर दिया, आपको वो क्रेडिट कार्ड सेल कर दिया। उसकी कॉस्ट मेरे को नहीं मिल रही है, बट आई रेफर यू, बट आई एक्चुअली मैंने आपको वो सेल्स कर दिया। डजंट मैटर उसका प्रॉफिट किसी और को हो रहा है, बट बिकॉज आई हेल्प्ड यू, तो मैंने आपको जनरल वे में हेल्प करा, लेकिन वो कहीं ना कहीं सेल्स ही है। सेल्स तो हम सेल्स डेली लाइफ में करते हैं। मैं किसी को कुछ रेफर कर रहा हूँ या मैं किसी को एडवाइस कर रहा हूँ, सो सेल्स का दूसरा पार्ट आ जाता है एडवाइस का, ठीक है। लोग सेल्स को प्रेशर समझते हैं कि सेल्स में प्रेशर होगा। एक्चुअल में अगर आपका एडवाइस वाले नेचर है, अगर आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से समझते हो, तो प्रोडक्ट को समझने के साथ साथ आता है, अब आपका जो क्वेश्चन है कि 3 चीजें। सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट को समझना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ देता हूँ, ठीक है, कि अब आपको मैं बोलूँ कि कोवलजीत आपको कॉल करके सिमें बेचना है, आप सबसे पहले बोलोगे यार ये कैसी जॉब है। या आपको कॉल करके क्रेडिट कार्ड सेल कर दे, ठीक है, सिमो तो आप बिजनेस वो हट चुका है, वो इंडस्ट्री हट गई है, अब मैं क्रेडिट कार्ड की बात करता हूँ कि आपको कॉल करके क्रेडिट कार्ड सेल करना है। आप बोलोगे यार मैं खुद नहीं लेता क्रेडिट कार्ड, में कैसे सेल कर सकता हूँ? ट्रू रीजन बिकॉज आपको कार्ड का यूज नहीं पता है, आपको कार्ड के बेनिफिट्स नहीं पता है, और उस यूसेज से आपके पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं वो आपको नहीं पता है। दैट्स अ रीजन यू अपफ्रंट डिनाइड टू सेल, कि मैं यूज ही नहीं करना चाहता, मैं लेना नहीं चाहता, तो मैं दूंगा कैसे? तो सबसे पहले आपको अपने उस प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट का यूज क्या है पर्सनल लाइफ में, आपको वो समझना है कि अच्छा। सबसे पहले तो सेल्फ कन्विंस होना है कि ये जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है ये क्यों बनाया है, या जो मैं सर्विस सेक्टर में हूँ, ठीक है। जैसे कि अब हम क्रेडिट कार्ड सेल्स करते हैं, अब मैं ना ही क्रेडिट ग्रो का अपना कार्ड तो नहीं है, क्रेडिट ग्रो तो बैंकों के कार्ड को बेच रहा है, राइट। तो क्रेडिट ग्रो क्या है, सर्विस सेक्टर में। ऐसे आपका या तो कोई प्रोडक्ट होगा या तो आपकी कोई सर्विस होगी, आपको उससे समझना है कि एज अ कस्टमर वो आपको बेनिफिट क्या दे रही है। क्या आप खुद वो सर्विस अपने पर्सनल यूज में करते हो और उसे यूज करते हो, तो आपको उससे क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस है, क्या बेनिफिट है। वो ही बेनिफिट और वो ही जो आपकी लाइफ में चेंजेस है, वही आपके सेल्स यूएसपीज है, जिसको आप आगे चल के कस्टमर को एक्सप्लेन करोगे और उसकी लाइफ से उसे कंपेयर करके देन उसे कन्वर्ट करोगे। तो वहां पे आएगा सबसे पहले तो नो योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, सेकंड आएगा नो योर कस्टमर नीड्स, एंड थर्ड आएगा क्रिएट नीड्स रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट टू कस्टमर। तो ये 3 पैरामीटर आपको मिलेंगे, जिसके बेसिस पे आप कस्टमर को एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के तौर पे उसको बेटर रिजल्ट्स के साथ अपना प्रोडक्ट या सर्विस जो है सेल कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि सेल तो आप फॉर सेल भी कर सकते हो, इंश्योरेंस इज अ फॉर सेल प्रोडक्ट, क्रेडिट कार्ड इज अ फॉर सेल प्रोडक्ट, बट वो 100 में से 2 कस्टमर के बेनिफिट में आएगा। लेकिन जब आप तीनों पैरामीटर को यूज करके कस्टमर को सेल्फ सेटिस्फाइड करके करोगे,
देन वो कस्टमर आपका रिपीट कस्टमर हो जाएगा, देन वही कस्टमर आपको 10 नए कस्टमर ला के देगा। तो करेक्ट। आपने सेल्स नहीं करा, आपने अपना एक बिजनेस पार्टनर बना लिया जो एक्चुअल में बिना किसी इनकम के आपको बिजनेस ला के दे रहे हैं। ट्रू। दैट इज शेयरिंग भी नहीं फॉर्मूला है। जो है, ही यूज टू वर्क ऑन क्वालिटी। वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे बिलीव करते हैं एंड कस्टमर के बजट पे टारगेट करते हैं कि अच्छा उनका हर कैटेगरी का कस्टमर उनकी सर्विस को इक्वली यूज करे। एक मिलियनेयर भी रतन टाटा नमक खाता है और एक रिक्शा चलाने वाला भी टाटा नमक खाता है। दिस इज द लेवल ऑफ क्वालिटी यू शुड बी यूज इन योर प्रोडक्ट। एवरीबॉडी इज आपको कस्टमर कंफर्टेबल को टू। कैटेगराइज नहीं करना है। ओके। टाटा की इंडिगो भी आती है, टाटा की क्या कहते हैं नेक्सा भी आती है, टाटा की जैगुआर भी आती है। हम्म। जैसा क्लास कस्टमर वो प्रोडक्ट ले सकता है। तो आपने अपने जनरल प्रोडक्ट को ऐसे कैटेगराइज करना है और जो एक्चुअल में कैटेगराइज होने चाहिए प्रोडक्ट्स उनको वैसे कैटेगराइज कर देना है। तो इससे आपने अपनी पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया और अपने पूरी ऑडियंस को अपना बना लिया। तो अगर मैं बात करूं आपके क्रेड ग्रो की, राइट, हाँ वो उसका मेरे को एक लगता है कि यार क्रेड जो एक इंडस्ट्री है, क्रेडिट इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा ना इसके अगेंस्ट होते हैं लोग। क्रेडिट आप बोलना चाह क्रेड रहे हो, राइट। क्रेड के ऊपर पहले तो मैं क्रेडिट पे बोलूंगा बस मैं। अच्छा अच्छा। जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई क्रेडिट अपने सर पे नहीं होना चाहिए, कर्जा तो अपने सर पे नहीं होना चाहिए, डेप्ट नहीं होना चाहिए। डेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर भी आपने वही चूज किया, राइट, हम्म, ये इंडस्ट्री। और दूसरा, मैं समझना चाहूंगा आपसे पहले तो कि इंडिया की 4 जनरेशन्स है अभी इस टाइम पे, 1950 टू 70, ठीक है, मतलब इससे पहले बोलूँ 40s टू 50, एंड देन 60 टू 80, एंड देन 80 के बाद के 1999 तक जो हम मिलेनियल्स को बोलते हैं। जी। उसके बाद जेंसीज आने शुरू होते हैं। फिर अल्फा। अल्फा तो चल, अल्फा बीटा भी आ जाएगा अभी तो। तो अभी बट एक चीज है, इन तीनों के अंदर, इन चारों में हमारे फाइनेंस को हैंडल करने का क्या रोल है, और ये कितना अपने फाइनेंस को समझ पा रहे हैं इस टाइम पे? देखो सबसे पहले होता क्या है, पहले होता था इंडस्ट्रियल जनरेशन। सो पहले काम के लिए लोगों को मरते थे काम के लिए, क्योंकि पहले काम जल्दी से मिलता नहीं था, क्योंकि काम ही नहीं पता था काम करना क्या है। क्योंकि पहले काम बहुत कम होता था, व्यापार बहुत कम होते थे। मतलब आज की रेट में तो आपको दिखेगा कि 100 में से 30% 40% पीपल आर सेल्फ एम्प्लॉयड, कि अब घर से बैठ के कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, राइट, कुछ ना कुछ। क्योंकि अब इतना ज्यादा इंडस्ट्रियल हो चुका है, इतना ज्यादा इंडस्ट्रियल आ चुके हैं, चेंजेस हो चुकी हैं। पहले काम सिर्फ फैक्ट्री होता था या फिर मजदूरी होती थी, उसी को काम बोला जाता था और उसके लिए लोगों को मारा पीटा तक जाता था। फिर आया थोड़ा जनरेशन गैप हुआ, थोड़ा हमारा क्या कहते हैं मनमोहन सिंह जी के टाइम पे इंडस्ट्रीज आई, तब फैक्ट्रीज बनना शुरू हुई, जॉब्स निकलना शुरू हुई, फिर लोगों पे ऑप्शंस आना शुरू हुए, देन वो थोड़े डेवलप हुए। फिर वहां पे ये मारपीट बंद होने के बाद अच्छे से जॉब होने लगी। फिर आया आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर ने नॉलेज बढ़ाई, लोगों को आगे बढ़ाया, वहां से फिर लोगों के पास ऑप्शंस आने लगे। तो पहले के टाइम पे कंपनी डिसाइड करती थी कि हमें किसे कितना पैसा देना और काम देना है। आज के टाइम पे एम्प्लॉय डिसाइड करता है कि मुझे किस कंपनी में काम करना है। तो सबसे पहला गैप तो ये आया। दूसरा, इसकी वजह से कंपटीशन बना। तीसरा, जो आज की जनरेशन है, जो अभी करंट जनजी है, जो आप फाइनेंस से आप बात करना चाह रहे हैं, अब आ चुका है एंटरप्रेन्योरशिप का इंडस्ट्री। ठीक है, एक 18 साल का बच्चा भी थ्रू इंस्टाग्राम या थ्रू रील्स या आइदर सोशल मीडिया या आइदर डिजिटल मार्केटिंग या आइदर डू फ्रीलांसिंग, कि वो किसी कंपनी के लिए एक एसईओ का एड रन कर देता है एंड दे अर्निंग 5000 पर मंथ, उसकी वो पॉकेट मनी। पहले हम पॉकेट मनी फैमिली से लेते थे, आज के डेट में पॉकेट मनी बंदा कोई भी पर्सन जो है वो मोबाइल से अर्न करना जानता है। आइदर दे यूज गेमिंग ऐप और आइदर दे यूज अनदर एथिकल एप्स और अनदर लीगल एप्स। मतलब एट पर देयर माइंडसेट, जिसका जो माइंडसेट है वो उसके थ्रू अर्निंग की तरफ फोकस कर रहा है। सो गूगल एड्स के थ्रू दे स्टार्ट अर्निंग एंड वो करके तो वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। पॉइंट ये हुआ है, जो आप इस बात को एग्री करेंगे, दैट विल बी द मोस्ट यूएसपी दिस पॉइंट व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। पहले की जनरेशन आर सेविंग जनरेशन थी। दे यूज टू लव सेविंग्स। मैं अपने पापा का एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पिताजी बाजार लगाते थे, सोम बाजार, शुक्र बाजार, तो गांधीनगर मार्केट से माल लेके आते थे। मतलब मटेरियल को माल कहते हैं, वो ना स्लैंग लैंग्वेज। तो पापा जब माल लेके आते थे, देन दे
वो पार्ले जी बिस्कुट लेते थे उस समय पे 3 रुपए का। वो 3 रुपए का बिस्कुट जहाँ 10 रुपए का आता है, 3 रुपए का आता था। वो आधा खाते थे अच्छा। एंड वो 50% रख लेते थे अपने पास, एंड वो शाम को आके हमें दे देते थे, घर पे रख देते थे कि बच्चे खा लेंगे। वो एक 3 रुपए के पार्ले जी बिस्कुट में भी 50% सेव कर लेते थे हम्म। कि मेरी फैमिली वहां पे है, वो खा लेगी, मेरा अपना हो गया, मेरे को जितना जरूरत था मैंने खा लिया। पहले की जनरेशन अगर 100 रुपए कमाती थी या नहीं करती थी कुछ नहीं है, वो 50 रुपए सेव करती थी। इंडिया मोस्ट सेविंग कंट्री है। हमें लॉकडाउन आ गया, हमें बहुत सारी बीमारियां आई, सब आई, बट 2008 इंडिया का, अब 2000 2008 2008 में 2008 क्राइसिस हुआ था ना। क्राइसिस हुए, रिसेशन आया, ठीक है, लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में पूरे 1 साल तक बहुत जॉब एम्प्लॉयमेंट हुआ, लेकिन 2 साल के अंदर इंडिया ने अपने आप को रिकवर कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ आर स्ट्रॉन्ग सेविंग्स। ओके, आज की जो जनरेशन है जैन जी, ये स्पेंडिंग जनरेशन है। आप एक एग्जाम्पल के लिए 18 साल के किसी बच्चे को उठाओ, उसको बोलो मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा, तो क्या करेगा? वो आपको कभी ये नहीं बताएगा कि मैं 10,000 रुपए में यहाँ 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 करूंगा। अब इस जनरेशन की भी दो कैटेगरी है। एक एंटरप्रेन्योरशिप जनरेशन है जो ये बोलेगी मैं एसआईपी में इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं क्या कहते हैं कुछ एक नया ऐप कोई कैंपेन लाइव कर दूंगा, या मैं अपना एड मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ किसी कैंपेन में अर्निंग कर लूंगा, अगर उसको आइडिया है कमाने का। और एक होगा स्पेंडिंग वाला, वो कहेगा यार मैं एडिडास के जूते ले आऊंगा, या फिर मैं नई जींस ले आऊंगा, या फिर मैं एक स्नीकर्स आ रोलेक्स जाएंगे। की घड़ी ले लूंगा, मतलब मैं कुछ भी करके वो खर्च कर देगा। वो कहीं पे भी ऐसा यूज नहीं बताएगा कि उससे वो रैंकिंग 10,000 का 11,000 अगले महीने कर ले, इन एवर्ड से। तो ये जनरेशन दो जगह पे डिवाइड है, एक एंटरप्रेन्योरशियल जनरेशन बन रही है और एक स्पेंडिंग जनरेशन बन रही है। और ये दोनों ही जनरेशन एक दूसरे के लिए को रिलेटेड है, बिकॉज कैसे? स्पेंडिंग जनरेशन जब तक आगे नहीं बढ़ेगी तब तक एंटरप्रेन्योरशियल जनरेशन आगे नहीं बढ़ सकती। बिकॉज अगर एंटरप्रेन्योरशियल जनरेशन बिजनेस बना रही है तो स्पेंडिंग जनरेशन कस्टमर बेस क्रिएट कर रही है। अगर मैं रोलेक्स का फ्रेंचाइजी लेके बना रहा हूँ, एक शोरूम खोल रहा हूँ, चाहे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ ऑनलाइन मार्केटिंग करके गूगल एड्स के थ्रू, जब तक मेरा कस्टमर ही नहीं होगा मैं कैसे सेल करूंगा? नहीं तो होगा। ये दोनों ही जनरेशन एक दूसरे के लिए जरूरी भी है, और ये दोनों ही जनरेशन उस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो दिस इज द वे कि अब जो आने वाला समय है वो समय डेप्थ पे ही चलेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि कोई डेप्थ से उतर पाएगा तो आई एम सो सॉरी, पूरे वर्ल्ड वाइड में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो डेप्थ पे नहीं है। किसी को अगर डीपली पता हो तो इंडिया भी डेप्थ में है, पाकिस्तान ऑल्सो कंट्री डेप्थ में है, अमेरिका तक यूएन उसे डेप्थ लेता है, एंड एलोन मास्क जो है वो एक्चुअल में बहुत सारी कंट्रीज को डेप्थ देता भी है, और बहुत अच्छा। सारे लोग हैं। तो डीपली अगर आप देखें तो हम सब एक्चुअल में और कुछ नहीं कर रहे हैं, कैश फ्लो जो है वो घूम रहा है। इसीलिए ये मतलब इतना ज्यादा कंसोलिडेट हो चुका है, कोलैबोरेशंस जो वर्ड है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सर्वाइवल के लिए आपको एक दूसरे के साथ मर्जर करना, एक्विजिशन करना या कोलैबोरेशन करना जरूरी है। पहले था मैंने एक प्रोडक्ट बेचा, कस्टमर ने लिया, कस्टमर अपनी जगह, मैं अपनी जगह। अब ऐसा नहीं है, कस्टमर स्टे इन द सिस्टम एंड जो बायर है जो सप्लायर है दे आल्सो स्टे इन द सिस्टम, बिकॉज अंटिल द कस्टमर परचेजिंग द प्रोडक्ट द बायर विल सर्वाइव। जिस दिन कस्टमर ने सेल बंद करना, परचेज करना बंद कर दिया, बायर वहां पे डेड हो जाएगा। सो अब कोलैबोरेशन इसलिए आ चुका है, इसलिए ये कैशबैक का जमाना है, स्पेंडिंग का जमाना है, ताकि कस्टमर स्पेंड रेगुलर करता रहे, उसको आदत लगी रहे, ताकि हमारा बिजनेस चलता रहे। पहले होता था 80%, 90%, 50% मार्जिनेबल बिजनेस। आज की डेट में बिजनेस होता है 10%, 20%, 5%, लेस देन 1% मार्जिनेबल बिजनेस। डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम, डिपेंड्स ऑन द सर्विस, डिपेंड्स ऑन कस्टमर, मतलब टारगेट ऑडियंस। तो जितना बड़ा टारगेट ऑडियंस होता है उतना ही बिजनेस का मार्जिन कम होता है एंड उतना ही ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, बिकॉज दे आर नॉट लुकिंग फॉर हाई प्रॉफिट, दे आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बिजनेस। करेक्ट। सो ऐसे अब ये बिजनेस लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलते हैं, और आने वाली जो जनरेशन है वो स्पेंडिंग जनरेशन है, वो सेविंग जनरेशन नहीं है। तो अगर इस स्पेंडिंग जनरेशन को सिखाना चाहो कि हाउ टू सेव, राइट, एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू सेव, तो क्या चीज़ें आप उनको, एक अगर मैं टॉप नटशेल में बोलूँ 5 चीज़ें ऐसी क्या उनको ध्यान रखनी चाहिए जो स्पेंडिंग जनरेशन है उसको सेव करना अगर कहो, तो अगर आपको उनको सिखाना हो तो? स्पेंडिंग जनरेशन को देखो, सीधी सी बात है, अगर हम किसी को कुछ सिखाने जाते हैं ना, तो आने वाले टाइम पे पीपल डाउट ऑन यू व्हाई यू आर टीचिंग देम अंटिल दे नॉट आस्किंग यू, ठीक है। इफ दे थॉट अबाउट इट कि व्हाट दे हैव टू लर्न, सो सबसे पहले
स्पेंडिंग का सोर्स पता होना चाहिए कि कहाँ हम स्पेंड कर रहे हैं, और जो स्पेंडिंग हम कर रहे हैं ये मनी कहाँ से आई है, ओके। वेर यू आर फ्रॉम अर्न। अगर ये आपकी अपनी इनकम है देन आप रोलेक्स की वॉच पहनो, विल अप्रिशिएट यू। बट अगर ये आपकी पेरेंटल इनकम है देन यू शुड थिंक बिफोर, ट्वाइस नहीं 1000 टाइम्स बिफोर बाय एनी अ सिंगल बाइक इवन। ओके, कि अच्छा आप जो परचेज कर रहे हैं क्या वो रियली नीडेड है। तो पहला तो सोर्स ऑफ इनकम आपका होना चाहिए, इफ देर इज योर इनकम एंड वेर यू स्पेंड, सो वेर योर इनकम कम्स फर्स्ट पॉइंट, वेर यू स्पेंड दैट इज योर सेकंड पॉइंट, कि कहाँ मैं स्पेंड कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए जरूरी है या ये सिर्फ शो ऑफ के लिए है। अच्छा, अगर शो ऑफ के लिए हुए तो क्या मुझे ओरिजिनल लेना जरूरी है या मैं कॉपी करके भी शो ऑफ करके अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकता हूँ। तीसरा यहाँ पे आ जाता है आपका इमोशंस, कि क्या मैं बस जेलेसी और अपने आप को प्रो नहीं दिखा पा रहा हूँ, या अपने आप को सोशल अपनी सराउंडिंग में मैं अपने आप को डाउन फील करूंगा और अपने इमोशंस को भारी कर लूंगा, इस वजह से मैं ये कदम उठाने जा रहा हूँ। तो अगर आप अपने इन इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप 90% अपनी अननेसेसरी स्पेंडिंग को खत्म कर लेंगे। बिकॉज डजंट मीन कि आप डेली कोट पैंट पहनो, आप नॉर्मल पैंट शर्ट भी पहन सकते एंड आई गेस ये एप्स भी एक बहुत बड़ा रोल करते हैं, जोमेटो एंड इजी जो उनका 10 मिनट ब्लिंकिट ऐप है, हाँ, वो जितना ईज हो गया उनको करने का यार, कुछ भी आना हुआ चाहे वो डिलीवरी चार्ज कितना है वो देखेंगे नहीं, सर्चार्ज लगा हुआ है देखेंगे नहीं, नाइट चार्ज लगेगा देखेंगे नहीं, हैंडलिंग चार्ज अलग से होता है वो नहीं देखते। वो होता तो बहुत कम है, 8 रुपए 9 रुपए, बट दे आर लाइक ए कन्वीनियंस। वो एक्चुअल में उनका प्रॉफिट वही है। बिकॉज सीधी सी बात है, जो खाना आया, जो भी प्रोडक्ट खरीदा वो तो एमआरपी के साथ आया, तो वाई दे अर्न, वो कहाँ से अर्निंग करेंगे, बिकॉज उन्होंने आपको सर्विस दी तो वो उनकी अर्निंग है। पॉइंट ये है कि ठीक है आप ऑफिस में थे या कोई मेडिकल था या कुछ भी इमरजेंसी था आपने मंगाया, दैट इज ओके, बट आपको हैबिट नहीं होनी चाहिए हर किसी चीज की। सबसे पहले जहां आपने किसी चीज की हैबिट बना ली आप उसके कंट्रोल में आ जाओगे। आज की डेट में आप अपने स्पेंडिंग कंट्रोल में हो, आपके अकाउंट में जैसे ही 10,000 रुपये या वट एवर द अमाउंट हैज बिन क्रेडिट, आपकी एक फिक्स अमाउंट होगी, या तो आपकी फिक्स अमाउंट होगी या फ्लेक्सिबल अमाउंट होगी। दोनों ही अमाउंट में आपका कंट्रोल नहीं होगा स्पेंडिंग को लेकर के। आपकी अमाउंट आने से पहले आपके उसके खर्चे तय होंगे, और अगर कल को वो अमाउंट आना बंद हो गया देन आप डबल लॉस में आ जाओगे, बिकॉज एक तो आपके खर्चे तैयार होंगे प्लस वो खर्चे अगले महीने भी होंगे। करेक्ट। सो यू कांट कंट्रोल। तो आपको अपने लिमिटेड लाइबिलिटीज को रखना है कि अगर मेरी इनकम 1 लाख रुपए महीने की आ रही है या मेरी इनकम 10 रुपए पर डे की आ रही है, मैं को छोटा लेके चलता हूँ कि 10 रुपए अगर मेरी इनकम महीने की आ रही है देन मेरे लिमिटेड लाइबिलिटीज 3 रुपए 4 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कि कल को अगर मेरी 1 मंथ की इनकम रुक जाती है तो मैं एटलीस्ट 3 मंथ्स तो सर्वाइव कर पाऊँ, क्योंकि 3 मंथ्स में मैं कुछ ना कुछ दूसरा इनकम सोर्स जनरेट कर लूंगा। आइदर मेरी जॉब हो सकती है और आइदर मेरा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा बुरा टाइम नहीं आएगा, या मैं 3 मंथ्स तक। और दूसरा, अगर मैं अपनी स्पेंडिंग कंट्रोल नहीं कर सकता तो मेरे पास मिनिमम मिनिमम मेरी स्पेंडिंग जितना 1 ईयर का बैकअप हो जाना चाहिए, आइदर वो मेरे पेरेंटल हो और आइदर वो मेरा अपना खुद का हो, ताकि मैं अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ कोई बात नहीं, तो अपनी सेविंग्स इतनी कर दो एक टाइम पे रोक के कि कल को भाई अगर स्पेंडिंग में अर्निंग आना बंद हो जाती है देन आपकी पर्सनल लायबिलिटीज आपको हैम्पर नहीं करेंगी, आप कोई ना कोई दूसरा अपना जो है रिसोर्स क्रिएट कर लोगे। तो स्पेंडिंग रोकने की जगह पे आपको उसको कंट्रोल करना है। देखो रोकी कोई चीज नहीं जाती, आप उसे कंट्रोल करो और थोड़ा सा बस एक रिवर्स कैलकुलेशन करो कि पिछले महीने जो मैंने खर्चे करे इसमें से कौन से खर्चे ऐसे थे जो रोके जा सकते थे। ट्रू। या मैं अगर नहीं भी करता तो इतना मेरी पर्सनल लाइफ पे या मेरी किसी भी बाकी लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो अगर आप वो चीजें करना शुरू करेंगे तो एटलीस्ट आप हर महीने 10-20% सेविंग करना शुरू कर देंगे। एटलीस्ट सेविंग नहीं होगी तो बट आप आगे के लिए प्रॉफिटेबल रहेंगे, प्लस में रहेंगे। तो रजत, अब जैसे हमने बात की, आपने बताया कि यार जो हमारी इंडस्ट्री है या जो हमारे लोग हैं इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा ही क्रेडिट के ऊपर जा रहे हैं, क्रेडिट पे जा रहे हैं। और अगर मेरे को रोज फ़ोन आ जाए ना सुबह, मैं रोज तो आते ही हैं, 3 से 4 फ़ोन आते हैं, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट ले लो, यहाँ पेट्रोल पंप पे होते हैं, सर क्रेडिट कार्ड बनवा लो। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है ये, बहुत ज़्यादा। हर जगह पे लोग खड़े बेचने के लिए। बीइंग फ्रॉम अ कॉर्पोरेट साइड, राइट, हमारे लंच के जहाँ पे हम लंच करते हैं ना, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग सेल करने आए होते हैं अपना, जो हमें कहते हैं कैनोपी लगा के, जो हमें गिफ्ट दे रहे होते हैं, एयर ड्रॉप्स दे दिए या एयरपोर्ट लगा दिए, कहते हैं क्रेडिट कार्ड बनवा लो। देखो क्रेडिट कार्ड
में बहुत झोल होता है, जो मुझे लगता है पर्सनली बहुत हिडन चार्जेस होते हैं। तो लोग चाहते हैं, अब से लोगों ने क्रेडिट कार्ड बनवाने ही बंद कर दिए, मुझे ऐसा लगता है, बहुत परेशान हो चुके हैं। तो आपने तो आई वहाँ- थिंक बहुत टाइम से या तो यूज नहीं करा है या तो चीजें आपको पता नहीं है, या फिर आप किसी अपने क्रेडिट कार्ड यूजर जो आपका फ्रेंड होगा आप उससे मैं बात कर खुद यूज सकते करता हूँ, हैं। मेरा 15 का बिल खड़ा हुआ है। अब अब सी मैं आप सिर्फ यूज करता हूँ अपने पेट्रोल पे, मेरा मिल हाँ, तो होता है। आप यूज उसका पर्टिकुलर एक सेगमेंट के लिए कर रहे हो। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा ना जैसे जब मैं मेरा कोई भी एम्प्लॉय कंपनी में आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई पर्सनली ट्रेन्ड टू ऑल माय एम्प्लॉइज हम्म। ऑल फ्रेशर्स बिकॉज वी हायर ओनली फ्रेशर्स, वी डोंट हायर एक्सपीरियंस। अच्छा। हाँ, बिकॉज क्रेडिट ग्रो का जो सेगमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम्म। नॉलेज देना है। एक्सपीरियंस को नॉलेज देना आज की डेट में टफ है रादर देन फ्रेशर को, बिकॉज एक्सपीरियंस नॉलेज अडेप्ट करने की जगह पे आपको देने की कोशिश करता है कि मुझे तो ये नॉलेज है, मुझे तो वो नॉलेज है, हम्म। राइट। सो फ्रेशर्स ऑलवेज लव टू लिसन लर्न, दे हम्म। डोंट डू। उसको जो भी नॉलेज होगी वो अपनी साइड रखेगा, पहले आपसे लेगा। सो आपका कभी आप एक काम करना, कभी सुबह उठना और रात को सोने तक आपने डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटी करी, आप वॉशरूम में गए, आपने बाथ लेने के लिए टूथपेस्ट उठाया, आपने टूथब्रश उठाया, आपने टॉवेल यूज करा, बाथरूम से ले करके आपकी पर्सनल एक्सेसरीज तक जितने हम्म। भी आइटम्स थे, जब आपने ट्रैवलिंग के लिए गाड़ी से पेट्रोल भरवाया, जब फैमिली में कोई इमरजेंसी है, आप हॉस्पिटल गए, मेडिसिन आई, या आप दूध लेने भी गए, या आपने ब्रेकफास्ट के लिए अगर आलू पराठा भी खाया तो बटर से लेके आटा, आपकी जितने डेली आइटम्स थे, जब इनकी बिल की बात आती है, जब परचेज की बात आती है, चाहे दूध की पेमेंट हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे बटर हो, चाहे आपका ग्रोसरी हो, वट एवर इट इज, चाहे ईएमआई की पेमेंट हो, आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हो। एंड अब अगर आप अपने डेली लाइफ के यानी बट उसका मंथली, फायदा क्या है? अगर आप अपना मंथली का देखेंगे तो लेट सपोज कि आपका मंथली का 50,000 का स्पेंड हो रहा है, हम्म। एंड एक मिडिल क्लास फैमिली का लेट सपोज आपकी 50,000 सैलरी है एंड आपका 55 या 50,000 का मंथली स्पेंडिंग है, हम्म। अगर आप कैलकुलेट करेंगे, आई सेड कि एज अ क्रेडिट कार्ड कंपनी ओनर आप वो सारा पैसा अपने अकाउंट में सेव रखो। लेट सपोज आपकी 1 तारीख को सैलरी आ जाती है 50,000 रुपए, आपको पता है 1 तारीख को मेरा 50,000 का खर्चा है। हम्म। आप, मैं कह रहा हूँ आप अपनी सैलरी को हाथ मत लगाओ, मैं आपको कार्ड बना के दे रहा हूँ 1 लाख की लिमिट का, आप उस कार्ड से पूरा महीना खर्चा करो। अच्छा, फिर? आप उस पूरे महीने जब खर्चा करोगे, कहीं ना कहीं 5 to 10% तक का मिनिमम एवरेज करके आपको आएगा कैशबैक। ठीक है, तो 50,000 का पाँच खर्चा से 5 से 10% के बीच में आपको अच्छा। कैशबैक आ जाएगा, एवरेज एवरेज डिपेंड ऑन हाँ। ट्रांजेक्शन कौन सी कहाँ करी थी, ऑनलाइन ऑफलाइन पे। आपको पूरे उसमें क्या कहते हैं, मंथली में 5 से 10 हजार का आपका 4 से 5 हजार रुपए कैशबैक से बच गया। हम्म। दूसरा, आपने 1 तारीख को लेट सपोज 1 जनवरी को 50,000 रुपए आपकी सैलरी है, आपने अकाउंट में रखी, 1 जनवरी से 30 जनवरी तक आपने मेरे से यूज करा, आपको मुझे बिल देना है 15 फरवरी को। हम्म। 1 फरवरी में आपकी 50,000 एक और सैलरी आ गई, आ गई। राइट। आपने पूरे महीने में यूज कितना करा? 50,000। 50,000। आपने मुझे पे कितना करना है? 45,000। 45। ठीक है, आपकी एक सैलरी ऑलरेडी अकाउंट में सेव है, दूसरी सैलरी से आपने मेरा बिल पे कर दिया, आपके पास अभी भी 50,000 की लिमिट बची हुई है। आपकी पूरी लिमिट 1 लाख हो गई, करेक्ट। 50,000 अकाउंट में है, अब आपके पास 1.5 लाख रुपए है, और आपका अगले महीने का खर्चा मात्र 50,000 रुपए है, जिसमें आपने बिल मुझे 45,000 का पे करा, यानी आपने पहले महीने सेविंग कितने की करी? 50 की। 55,000, 55,000 की, करेक्ट। राइट। हाँ। दूसरा, आपने जितनी ट्रांजेक्शन करी थी उसके बेसिस पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट आए। लेट सपोज आपको लिवाइस के शोरूम पे गई, जींस पसंद आई, आपने ऑनलाइन आउटलेट पे गए, लिवाइस के उसी पे सेम जींस का 3,000 का प्राइस था, आपने 50,000 की ट्रांजेक्शन करी थी, आपको मैंने 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट दिए थे, बैंक ने, मैंने का मतलब बैंक ने 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट दिए थे। आपने रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करा लिवाइस जींस के अगेंस्ट में, 3,000 रुपए रिवॉर्ड पॉइंट के उसमें रिडीम हो गए, जींस 5,000 की थी, आपने खर्च करे 2,000 रुपए, आपको 5,000 की जींस कितने में पड़ गई? 2,000 रुपए में। 2,000 में। 3,000 तो आपके रिवॉर्ड पॉइंट से यूज हो गए, हाँ। तो टेक्निकली आपकी सेविंग कितने की हो गई? 58,000 रुपए की। करेक्ट। ये आप जो कॉइन्स कह रहे हो, जो हम कॉइन्स बोल रहे हैं या रिवॉर्ड पॉइंट्स बोल रिवॉर्ड रहे हैं, पॉइंट बोले? वहां से हम आप कह रहे हो वो नहीं भी नहीं नहीं, वहां सेविंग पे है। आप अपनी अपनी पर्सनल उन चीजों को ले सकते हो जो आप शायद अपनी इनकम से सेव करके अपनी पर्सनल चीजों को आप सेक्रीफाइस कर रहे थे अभी तक, ड्यू टू योर रेगुलर एक्सपेंसेस। ओह। अब आप ओके। 50,000 की सैलरी थी, आपको पता था 50,000 राशन में, किराए में, सब बच्चे जगह की निकल पढ़ाई में, जाएगा। सब जगह चले जाना है, सेविंग्स में भी देना है भाई, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बंदा अपनी फैमिली के लिए सेविंग करता है, आपने वहां देना है।
अब नो यू नो वेरी वेल कि ठीक है मेरे 50,000 बचेंगे नहीं, आपने जींस लेनी थी, आपने कहा कोई नहीं यार अगले साल दिवाली पे या लोहड़ी पे देखेंगे कभी ले लेंगे, होता है ना। एक आदमी क्या होता है, आफ्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ऑलवेज स्टार्ट सैक्रिफाइस हिज पर्सनल थिंग्स। जहां वो पहले बचपन में जूता हर 6 महीने में बदलता था, वहां वो फिर वो 2 साल तक बदला ही नहीं है, फिर वो बार बार मोची के साथ रिपेयर हो रहा है या पॉलिश कर करके काम क्योंकि चलाया जा रहा है। एज अ मैन आई कैन से दैट हमारी तो अभी हम बात करते हैं क्रेडिट के ऊपर, राइट। तो सो जैसे कि मैं कार्ड सेविंग के बता रहा था, तो रिवॉर्ड्स पॉइंट्स के थ्रू आप अपने वो चीजों को, तो एक्चुअली क्या होता है सभी बैंक्स के ऑल जितने भी मर्चेंट्स हैं उनके साथ टाई अप होता है। तो आप जब भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हो आपका उसका एक ऐप होता है हर बैंक का, आप उसके ऐप में जाके मर्चेंट्स में जा करके आपको होम अप्लायंसेस से लेकर के आपको अपनी पर्सनल एक्सेसरीज तक, ग्रूमिंग तक लेकर के आप कोई भी आइटम में उसके अगेंस्ट में रिडीम करके परचेज कर सकते हो। इवन आप मोस्ट ऑफ द बैंक्स के रिवॉर्ड पॉइंट्स को इवन कैश में भी रिडीम करके अपने बिल में भी एडजस्ट कर सकते हो। तो आपको अगर दिख रहा है कि मेरे रिवॉर्ड्स पॉइंट्स की वैल्यू क्या कहते हैं 10,000 रुपए और मेरा बिल आपने बोला 15,000 का, देन यू कैन रिडीम एंड आपको सिर्फ 5,000 का बिल पे करने की जरूरत है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बैंक्स में रिवॉर्ड पॉइंट नेवर एक्सपायर होता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आई हैड अ वर्क विद अमेरिकन एक्सप्रेस, आई वाज अ टीम लीडर वन ऑफ द कंपनी, जहाँ पे हमारे पास एमएक्स का, अमेरिकन एक्सप्रेस का प्रोसेस था। एंड अमेरिकन एक्सप्रेस में इंडिया में अपना मोस्ट चीपेस्ट कार्ड एवरीडे स्पेंड लॉन्च करा था 499 की फीस के साथ। तो वो कार्ड हमने सेल करा था और वो बहुत अच्छा बिका था, क्योंकि अमेरिकन एक्सप्रेस बाय ब्रांड नेम ही कस्टमर लेता था, क्योंकि हर कस्टमर उसके लिए एलिजिबल नहीं था। फिर वो उसने करा सभी के लिए। देन वहां पे हमने एक चीज सीखी, अमेरिकन एक्सप्रेस में रिवॉर्ड पॉइंट नेवर एक्सपायर थे और उनकी वैल्यू जो थी वो एक रिवॉर्ड पॉइंट की समथिंग 75 पैसा थी। तो एक कस्टमर था, जब वो 18 साल का था उसने वो क्रेडिट कार्ड एमएक्स का बनवाया था, एंड जब वो 35 ईयर का हो गया उसके कुछ रिवॉर्ड पॉइंट समथिंग मिलियंस में थे। अच्छा। वो हर महीने यूज करता था और रिवॉर्ड पॉइंट सेव करता था। ही रिडीम देयर रिवॉर्ड पॉइंट अगेंस्ट देयर BMW Q7। ओह 35 साल की उम्र में उसने BMW रिवॉर्ड पॉइंट से निकाली एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपने सारे रिवॉर्ड पॉइंट एमएक्स के मारे रिडीम कर दिए, और उल्टा उस पे कैशबैक भी मिल गया, उसको डिस्काउंट मिला। So this is the value of reward point which you have earned, because that is your reward. So you can redeem at whatever you want, either in dining, either in the gym, either in membership, either in voucher, against a voucher, and anything you can redeem it. Plus cashbacks जो आपके direct और indirect payment होती है, discount that will be your direct earning, cashback that is your indirect earning। आपने 100 रुपए खर्च करे, 10 का कैशबैक आया, आपके 90 रुपए स्पेंड होंगे। आपने डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट लिया, आपके 90 रुपए स्पेंड हुए, वो 10% आपकी सेविंग हो गई। ठीक है, उस हिसाब से क्रेडिट कार्ड से आप जो है उसका यूज होता है। सो क्रेडिट कार्ड दैट इज योर इमरजेंसी मनी वेयर यू कैन बेस्ट यूज अकॉर्डिंगली। अब होता क्या है, क्रेडिट कार्ड के भी यूजेस कैटेगरीज होती है। आइदर यू कैन टेक क्रेडिट कार्ड जिसमें आपका आप हो आपका, अच्छा हर इंसान का अपना कैटेगरी होता है। एक ट्रैवल कंपनी में काम करने वाले पर्सन का ट्रैवल ज्यादा होगा, या फिर वो अगर फील्ड में है तो उसका फ्यूल ज्यादा यूज होगा, करेक्ट, उसका ट्रैवलिंग ज्यादा होगा। अब अगर वो मार्केटिंग में है, एक तो मार्केटिंग में है कि इन हाउस हो रही है डिजिटल मार्केटिंग, एक है सेल्स एंड मार्केटिंग, तो उसका स्टेट टू स्टेट और इंडिया टू इंडिया ट्रैवल ज्यादा होगा, या अदर कंट्री टू कंट्री ट्रैवल होगा। तो उसके बेसिस पे आप ट्रैवल कार्ड ले सकते हैं। ट्रैवल कार्ड में आपके जो है लॉन्जेस एक्सेस मिलते हैं, प्लस आप अपनी लाइफ को कंफर्ट बना सकते हैं। आप अपनी एयर क्लासेस की जो टिकट्स है उनको रिवॉर्ड्स पॉइंट में जब आप करते हैं तो उसमें आपको इतने कैशबैक मिल जाते हैं कि अगली टिकट आप बिजनेस क्लास ले सकते हैं, जो आप परचेज नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ ये है, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी कोरल लिया था एंड सफेरो। ओके, सफेरो था है मेरे पास। उसमें मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि यार मेरे को बोला कि लॉन्च एक्सेस फ्री है। मैं गया तो जैसे कि आपको लॉन्च एक्सेस पहले आपको 2 रुपए देने रजिस्ट्रेशन के, ओके, बट अंदर एक्सेस तो फ्री होना चाहिए। मैंने ले लिया, पर अंदर जाने के लिए भी मुझे उनका बुफे लेना है। हाँ, तो वो डिपेंडिंग होता है कि आप किस लॉन्ज में गए थे। तो लॉन्ज मास्टर, वीजा, एमएक्स या रुपए के होते हैं। तो ये लॉन्जेस पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ की किस लॉन्ज पे हो। हर लॉन्ज की अपनी अलग कंडीशन होती है। बैंक की कंडीशन तो आपको लॉन्ज एक्सेस को देना है फ्री, बैंक ने आपको लॉन्ज के अंदर बैठाना है। यू कैन गो एंड टेक एंड हैव रिफ्रेशमेंट। अब वो लॉन्च की अपनी पॉलिसीज है कि आई कैन गिव यू फ्री एक्सेस, बट अंदर बैठ के यू हैव टू स्पेंड योर मनी। सो दिस इज, तो यहाँ पे आपको लॉन्च का एक्सेस का बेनिफिट मिल गया। अब वो बाकी उसके लॉन्च वाले के बेसिस पे था कि उसने किस तरीके से चीजों को अपना बनाया हुआ था। बहुत सारे लॉन्च में आपको रिफ्रेशमेंट यानी कि जूस,
एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड हैव सम स्नैक्स, यू कैन टेक अ रिफ्रेशमेंट एंड आप अपना रिलैक्स कर सकते हो। उसमें भी आवर्स का कुछ काउंट है कि आप अपने आवर्स तक बैठ सकते हैं, ठीक है। ओके। तो ये हर चीज की होती है, हर बैंक वाइज कैपिंग होती है। जैसे इस केपीआई क्रेडिट कार्ड आया, उसमें अनलिमिटेड लॉन्ज एक्सेस प्लस रिफ्रेशमेंट है। सो यू कैन स्पेंड एंड यू कैन गो एंड हैव, और वो उसके अपने सिलेक्टेड रेस्टोरेंट, मतलब अब आप एक एयरपोर्ट में मल्टीपल लॉन्जेस होते हैं, मल्टीपल होते तो हैं। यू हैव टू फाइंड आउट योर सिलेक्टेड लिस्ट में जिस बैंक का सिलेक्टेड लॉन्जेस है। अब आप किसी अनदर लॉन्ज में चले गए, देन डेफिनेटली यू वो हैव टू करेगा। स्पेंड, और अगर आपके साथ कोई है तो उसका लॉन्ज का एक्सेस आपको पे करना पड़ेगा। सो हम्म। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अब आपका एक होता है डेली स्पेंड कार्ड, जो करेक्ट। ग्रोसरी और ऑनलाइन शॉपिंग पे होता है, तो उसमें आपको कैशबैक्स आते हैं। कुछ होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग क्रेडिट कार्ड जो को ब्रांड कार्ड होते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, या अदर्स होते हैं जो सिर्फ आपको पर्टिकुलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ही क्या कहते हैं यूज करने पे आपको बेनिफिट देंगे। तो जैसे जैसे कस्टमर का यूसेज होता है वो वैसा वैसा अपना क्रेडिट कार्ड वैसे बनवा सकता है, वो क्रेडिट कार्ड है। और कुछ होता है मल्टीपल यूसेज क्रेडिट कार्ड, हम्म। तो वो रेगुलर कार्ड सा बना करके, कहने का मतलब बस ये है कि आपको यूज करना आना चाहिए। अब आप उसको यूज कर रहे हो कि 50,000 आपकी सैलरी है, 1 लाख लिमिट मिल गई, आपने महीने में 1.5 लाख खर्च कर लिया, देन आई एम सो सॉरी, फिर आपका हाँ। कैश फ्लो की समझ नहीं है, देन डेफिनेटली आप डेट में आओगे। लेकिन अगर आप इसी को ढंग से यूज करते तो आज आप इनकम में 3 महीने आगे होते। तो जहां आपकी वैल्यू 50,000 मंथली की थी, वहां पे अब आपकी वैल्यू 1.5 लाख रुपए मंथली की हो गई थी। ट्रू। तो कल को अगर कोई इमरजेंसी आती तो आपको 1.5 लाख रुपए तक किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी, एंड दैट इज योर ओन मनी, हम्म। जिसको आप अगर यूज कर लेते तो मंथ में बाकी चल के ईएमआई के थ्रू या कैसे करके आप पे कर सकते थे। और अगर आप ढंग से यूज हर महीने करते तो आप हर महीने 50,000 की सेविंग कर लेते अपनी सैलरी की। तो 1 साल बाद आप अपनी 5 लाख सैलरी की सेविंग भी कर लेते, उस पर इंटरेस्ट भी आता रहता है एफडी वेफडी करने के बाद, और आप अपने क्रेडिट कार्ड से यूज करके अपनी पर्सनल जीन्स, अपनी पर्सनल शर्ट्स, या रेमंड का चश्मा, या स्नीकर्स, कुछ भी लेना है आप हर महीने ले सकते थे। तो अगर इसमें पूछूं मैं रजत, बहुत कॉमन चीज जो सबको आएगा, इश्यूज आते हैं। इशू क्या बोलूं, मतलब जो यूसेज है वो है पेट्रोल। हाँ, उसके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड चलेगा एंड हाउ वी कैन सेव अ मनी ऑन पेट्रोल्स? मतलब मेरा बहुत है। आईडीएफसी का पावर प्लस रुपए कार्ड है, और हर बैंक के अपने इंडियन ऑयल और एचपीसीएल के साथ टाई अप है। तो हर अच्छा। बैंक का अपना एक ऑयल का कार्ड है। इंडियन ऑयल कार्ड हर बैंक का आता है, एचपीसीएल कार्ड हर बैंक का आता है, पावर आईडीएफसी का हम लोग सबसे ज्यादा सेल करते हैं, तो पावर प्लस रुपए कार्ड है। वो एक तो ऑनलाइन स्पेंडिंग है, एवरीडे स्पेंड कार्ड है, उसमें ग्रोसरी में भी कैशबैक मिलता है। प्लस वो यूपीआई कार्ड है, यू कैन स्कैन एंड मेक पेमेंट, ओके। आपको कार्ड यूज नहीं करना। प्लस उसका 175 लीटर का पूरे एनुअली आपका नॉर्मल एक्सपेंस जो आप कर रहे हैं, अगर आप उस कार्ड से करते हैं अपने डेली लाइफ में, देन यू विल सेव 175 लीटर पेट्रोल इन अ ईयर। इन अ ईयर? इन अ ईयर भाई तो बहुत कम नहीं होगा? 175 लीटर्स की हम्म। आप अगर वैल्यू लगा लो तो इतने की आप सेविंग कर रहे हो अपने पेट्रोल से। ओह। हाँ हाँ हाँ, व्हाट आई एम वो टॉकिंग सेव हो अबाउट। गया। हाँ, क्योंकि इतना तो मेरा महीने में खत्म हो जाता है। हाँ, तो 175 लीटर पेट्रोल, क्योंकि सी आपका ट्रेवल ज्यादा है, आई एम हाँ। टॉकिंग अबाउट फॉर एवरीवन। इफ ट्रू। ही स्पेंडिंग 30,000 रुपीज मंथली इन फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड, हम्म। देन ही स्पेंड 175 लीटर पेट्रोल, तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि वो अगर 100 रुपए लीटर भी पेट्रोल है, तो वो 1700-1800 लीटर पेट्रोल, 1700-1800 रुपए का पेट्रोल सेव कर रहा है। हाँ, अगर पेट्रोल, 100 रुपये होगा हाँ, तो हाँ। सेव मतलब कर रहा है सिर्फ वन पेट्रोल सेवेंटी भराने फाइव से। इज की 1,70,000 रुपये सेव कर रहे हैं। हाँ, 175 लीटर, हाँ, हाँ, वन सॉरी, सेवेंटी फाइव अगर बोलता हूँ तो 1,70,000 रुपये साल का वो सेव कर रहा है सेव कर रहा है। पेट्रोल भरवा के और अपने डेली इसमें खर्च कोई करके। लिमिट है कि इतना आपको भरवाना पड़ेगा उसी पे सेविंग होगी? वो उसके लिए आपको फीचर्स पढ़ने पड़ेंगे, सारे फीचर्स डीपली बता नहीं पाऊंगा। तो अब इसमें अगर मोटा मोटा लेगा, अगर सिर्फ हम, अगर किसी को क्रेडिट कार्ड लेने हैं, हम्म। उनको लेने से पहले ऐसे क्या थॉट होना चाहिए या पॉइंटर्स पढ़ लेने चाहिए जिस पे बाद में लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? सो सी, जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं, ये पहले होता था कि स्कैम होते थे या कस्टमर को गलत इन्फॉर्मेशन दे दी जाती थी। आज का टाइम ऐसा नहीं है। वेन एवर यू अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड, आज के समय में सॉफ्ट अप्रूवल इमीडिएट बेस पे आता है, लिमिट एंड ऑल कंडीशंस आपको पहले दिख जाती है। हम्म। मोस्ट ऑफ द बैंक्स ने डीआईवाई जर्नी बना दी है, बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और बहुत सब जगहों पे। इवन जब आपको कॉल्स भी आते हैं, आप उस एसोसिएट से बोल सकते हैं कि कार्ड में खुद अप्लाई करना चाहूंगा, मुझे लिंक दे दो, आई विल डू हिमसेल्फ। ठीक है, सो दे विल असिस्ट यू ऑन कॉल। जैसे कि हम क्रेडिट ग्रो में हमारे एजेंट्स, कस्टमर अगर बोलता है कि मैं कार्ड खुद देना चाहता हूँ बिकॉज वो ओटीपी देने से इनसिक्योर होते हैं, तो हम उनको खुद डीआईवाई लिंक दे देते हैं, वो खुद अपनी जर्नी कंप्लीट करके हमें बता देते हैं, और उनको जो कार्ड पसंद आता है वो सारे के सारे कार्ड के बारे में पढ़ते हैं, बट अवेयर द कार्ड उन्हें जो पसंद आता है वो उसके साथ कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाते हैं, और उन्हें सारी डिटेल्स होती है।
तो इस वजह से कस्टमर को कभी भी किसी भी तरह का कोई भी मिसकम्युनिकेशन नहीं आता, वो वही डिटेल्स पढ़ता है जो बैंक की एक्चुअल होती है। प्लस अगर कस्टमर को वो रह जाता है कि वो डिटेल नहीं है, तो जैसे ही कस्टमर को कार्ड रिसीव होता है उसमें सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। एंड एज पर आरबीआई गाइडलाइन आप 37 डेज के अंदर अंदर अगर आपका कार्ड मान लो कुछ गलत मिसकम्युनिकेट के साथ हुआ है कि आपको चार्जेस अलग बता दिए या हाई चार्जेस लग के आ गए, आप एज पर आरबीआई गाइडलाइन 37 डेज के अंदर कार्ड को बंद करा सकते हैं। ओके। अगर आपने 37 डेज तक कार्ड एक्टिवेट नहीं करा, देन वो कार्ड आपके क्या कहते हैं सिबिल पे अपडेट नहीं होता है। अगर आपने कर लिया, आप उसको बैंक में कॉल करके बोल सकते हैं कि ठीक है ये चार्जेस हैं, वो तुरंत के तुरंत आपका अगर मिसकम्युनिकेट होता है तो वो रिजोल्व होता है, अगर वो मिसकम्युनिकेट नहीं है तो आपको सेटिस्फैक्शनरी आंसर दे दिया जाता है और आपको फुल सेटिस्फेक्शन के साथ आप उस कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये पहले का टाइम था, अब ऐसा नहीं है। कस्टमर कैन ऑप्ट क्रेडिट कार्ड फ्रॉम द एनीवेयर। आप ओला का ऐप यूज करो, उसमें आपको कार्ड के ऑप्शन आ जाएंगे, जोमेटो पे आ जाएंगे, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं, और किसी भी तरह की मिसकम्युनिकेशन का आने वाला टाइम अब ये नहीं है। I guess because this is the one thing where scams do happens a lot on the credit card वाला part. So ऐसा मैं एक चीज पूछ लूंगा डेटा सिक्योरिटी पॉइंट से। जब आप ऑन क्रेडिट ग्रो, ठीक है, हाउ डू यू सेव द डेटा? मतलब कितना उसको सिक्योर करके रखते हो सो दैट लोगों को ट्रस्ट आप पे रहे यार, इफ वी आर गोइंग थ्रू क्रेडिट ग्रो, हमारा डेटा कहीं नहीं जाना ना हमारा, क्योंकि आजकल बहुत इजी है डेटा मिलना मार्केट में। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रेडिट ग्रो का अपना कोई पोर्टल नहीं है। हम्म। कस्टमर आर नॉट अप्लाई फ्रॉम माई पोर्टल। कस्टमर को मैं बैंक का पोर्टल दे रहा हूँ। कस्टमर अपनी डिटेल बैंक के साथ शेयर कर रहा है, नॉट टू क्रेडिट ग्रो। कस्टमर विल कम्युनिकेट विद बैंक, बैंक विल पुल द सिबिल, बैंक विल अप्रूव द कार्ड, बैंक विल डिलीवर द कार्ड। क्रेडिट ग्रो इज जस्ट अ मीडिएटर टू कनेक्ट विद बोथ ऑफ देम, and credit grow having their revenue as per the commission on the card basis. So this is all about. So data security की बात आती है क्रेडिट ग्रो से या क्या कहते हैं कार्ड से, तो कस्टमर का अप्रूव कार्ड बैंक ने करा है और बैंक अपने कस्टमर का डेटा सिक्योर करके रख रहा है, तो क्रेडिट ग्रो को डेटा सिक्योरिटी के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए तो इसमें इसका मतलब है दैट मीन इफ पीपल वांट्स टू ट्रस्ट ऑन द डेटा वाला पार्ट, वहां पर आपने अपना रोल ही नहीं रखा, राइट? हाँ, बिकॉज हाँ, बैंक कार्ड तो बैंक दे रहा है, एंड करेक्ट। आप अपनी डिटेल बैंक को दे रहे हैं, एंड आपके कार्ड का सारा एक्सेस आपके पास बैंक के पास है। तो अगर फ्रॉड हो रहा है तो दो जगह से होगा, या तो आपने कहीं डिटेल लीक करी है या बैंक की तरफ से लीक हुई है। क्रेडिट ग्रो तो जस्ट मीडिएटर टू हैविंग कनेक्ट विद यू। अब आपकी मैंने शादी करा दी, अब आपकी शादी टूट गई, तो मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है ना। आप दोनों की मैरिज ढंग से नहीं चली, दैट इज नॉट माय कंसर्न। नहीं मेरी चल रही है, बहुत प्यारी चल रही है। एग्जांपल नहीं, ओके। तो अगर जैसे अभी हम बात करते हैं क्रेडिट ग्रो के ऊपर, आपने लोगों को मीडिएट कर रहे हैं एंड बिफोर सेलिंग अप द थिंग्स, बिकॉज मैं सेल्स पे आता हूँ, मैं बिफोर सेलिंग कि आप किसी को सेल करना है, बट आप कैसे उनको कोई भी पिच कर देते हो क्रेडिट कार्ड, या उनसे समझ के करते हो? सो सी पॉइंट ये होता है कि हमें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी पॉडकास्ट में पहले ही आपके क्वेश्चन को आंसर करा, वी मेरे जितने एजेंट्स हैं, हमारी कंपनी में जितने एजेंट्स हैं, दीज आर द क्रेडिट एडवाइजर्स। दीज आर नॉट टेलीकॉलर, दीज आर द क्रेडिट एडवाइजर्स। सो दे एनालिसिस द कस्टमर नीड्स कि सर अगर आपको ट्रैवलिंग के लिए कार्ड चाहिए, तो जैसे वी डू सेल आईडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड्स अ लॉट, वी वांट टू बी एक्सक्लूसिव पार्टनर विद आईडीएफसी बैंक, राइट? सो वी डू आईडीएफसी बैंक अलॉट। हमारे ऑल 15 सेंटर्स जितने भी इंडिया में हैं वो सारे आईडीएफसी बैंक कर रहे हैं। सो हम आईडीएफसी बैंक हैविंग 6 to 7 कार्ड्स, तो व्हेनेवर द कस्टमर अप्लाई देयर कार्ड, उनके सारे के सारे कार्ड अप्रूव होते हैं। हम कस्टमर को गाइड करते हैं कि सर आपका अभी जो अदर्स बैंक का कार्ड आप यूज कर रहे हो मोस्टली किसके लिए कर रहे हो। इफ दे यूज ट्रैवल पर्पज तो हम अश्वा या मयूरा या वेल्थ देते हैं। इफ दे यूज ऑनलाइन पर्पज तो हम उनको पावर प्लस या फिर क्या कहते हैं सेलेक्ट या मिलेनिया ये देते हैं। इफ द कस्टमर यूज पेट्रोल पर्पज जस्ट लाइक यू, तो पावर प्लस सजेस्ट करते हैं। तो जैसा कस्टमर का मैक्सिमम यूज है, जहां पे उस कार्ड को वो पर्स में जब भी खोले तो उस कार्ड को ज्यादा यूज करे, हम उस हिसाब से कस्टमर को गाइड करते हैं, देन उसको एडवाइस करते हैं। तभी आपको सेल्स के लिए दो चीज आनी चाहिए, आइदर सर्विस और आइदर बेस्ट एडवाइस। करेक्ट। अगर आप कस्टमर की नीड को क्रिएट करके कर रहे हैं, देन कस्टमर डेफिनेटली आपको रेफर करेगा। that's a referral thing which come up, and उसमें आपको लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी if you have the trust, because we build at customers, Correct. customers build our or more customers. that's a good one. यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा यार कि don't you think कि people get more of more credit cards in their pockets, it will be easy for them to spend, and वो that can lead to the कि उनका पैसा बचेगा ही नहीं, लेस सेविंग, लेस बैकअप, ऐसा कुछ? आने वाला जो टाइम है,
they will not create more income source, they will create more spending source. ओके मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, मैं उससे 2 क्रेडिट कार्ड और बनाऊंगा, मैं उन 2 से 3 और बनाऊंगा, तो मैंने अपनी वैल्यू 1 लाख की जगह पे 4 लाख की कर ली। मैं खर्चा अपना, अब अगर जो स्मार्ट पर्सन होगा वो अपनी लाइबिलिटीज को लिमिटेड रखेगा, वो अपनी सैलरी जो उसकी फिक्स इनकम है जिसके थ्रू उसको बिल्स पे करने हैं, सो जैसे कि मैंने आपको बताया एक क्रेडिट कार्ड को बिल पे करने का आपको 45 डेज का मतलब 15 दिन का साइकिल मिल जाता है और वो समय मिल जाता है। करेक्ट I save my salary and I spend my all expenses one credit card and I bill pay my previous credit card to another credit card। मेरे को 2 महीने मिल गए। I save my 2 salary, मैंने उस क्रेडिट कार्ड का बिल तीसरे कार्ड से पे कर दिया, मैंने अपनी 3 सैलरी सेव कर ली और मैंने चौथे महीने अपनी 1 सैलरी से उसका कार्ड का बिल पे कर दिया। तो जो पहले सैलरी से क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हो उस पे चार्जेस नहीं लगेंगे कैसे चार्जेस? कि दूसरे का पे कर रहे हैं? नहीं, नहीं नो देयर इज नो चार्जेस, यू कैन पे मेक, आप तो बिल पे, आप तो स्पेंड कर रहे हो ना। हाँ मैंने स्पेंडिंग अगेंस्ट वो बिल पेमेंट करी है, ओह तो आइदर आई एम गेटिंग अ कैशबैक इवन, इस पे भी कैशबैक मिलता है? मतलब क्रेडिट एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन है, यू कैन पे योर बिल एंड गेट कैशबैक एंड आइदर अब- रिवॉर्ड पॉइंट्स। रिवॉर्ड्स में नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास एक है और अगर मुझे दूसरे का पे करना है, लेट्स सपोज 15,000 रुपये पे करना है डिपेंड मुझे। करता है, वो हर बैंक अलाउ नहीं करते, अब कुछ अच्छा। बैंक से जो अलाउ करते हैं जिसे बैलेंस ट्रांसफर कहते हैं। तो ये HDFC और ICICI में होता है? हाँ, डिपेंडिंग ऑन, आपको अपने कार्ड्स के मैनेज यूसेज में जाके पढ़ना पड़ेगा। वो तो यार बहुत सारी होती है। पर मतलब वो तो आप कर भी, आप ट्रांजेक्शन भी करके देखोगे, अगर हो गई तो होता अच्छा। है, नहीं हुई तो समझ जाओ नहीं होता। सर आप- ऐसे लगता है कि लोग ऐसे पैसा घुमाते रहेंगे और ये नुकसान है बैंक वो के तो लिए। पूरा वर्ल्ड कर रहा है, आप कर रहे अच्छा। हो यार, कंपनी ने सैलरी विड्रॉ करी आपके अकाउंट में, आपने विड्रॉ करी अपने अदर अकाउंट में, करेक्ट सेविंग्स करी, आप भी क्या कर रहे हो, यू जस्ट रोल आउट द मनी ना, मनी तो एक ही है, पैसा तो वही है, पैसा जस्ट वही है। रोल आउट, वो नंबर्स बदलते जा रहे हैं, वो नंबर्स एक बड़े अमाउंट से छोटे छोटे अमाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, वो छोटे छोटे अमाउंट से और छोटे छोटे अमाउंट में आगे बढ़ जाते हैं। सो दिस इज True. ऑल अबाउट मनी गेम। सो पैसा हमारा ही है, पैसा आप ही का है, क्रेडिट कार्ड का पैसा भी आप ही का तो है, बैंक कहाँ से लिमिट दे रहा है, आप ही के हमारे अकाउंट से पैसे लिमिट दे दे रहे रहा है जो हैं, आपने बैंक में छोड़ी हुई है सेव करने के लिए। सो दिस इज योर ओन मनी, सो यू आर नॉट मेकिंग अ मूविंग योर मनी, दिस इज योर मनी दैट यू क्रिएट योर मनी, बिकॉज मनी मेक्स मनी। ट्रू। आपने बैंक को पैसा दिया, बैंक ने आप ही का पैसा आपको दिया वापस, और आपने उसी पैसे से आगे स्पेंडिंग करी, और आपने उसी पैसे से पैसे भी सेव करे, और बैंक ने भी उसी पैसे से पैसा बना लिया, और आपका पैसा भी सेव हो गया और बैंक के पास भी प्रॉफिट आ गया। पैसा आप ही का था, पैसा भी उतना ही था। आप 10 लोगों ने 5-5 लाख दिए, बैंक के 50 लाख बने, बैंक ने 50 लाख का क्रेडिट लिमिट बांट दिया, उस 50 लाख से आप लोगों के पास 50-50 हजार और आ गए, ठीक है, तो आपके पास 1 लाख हो गया, लेकिन वो था 50 लाख ही। 1 लाख हमारे पास ही आया, बट हुआ था एक्चुअल 50 लाख, जिसपे 50 लाख पे प्रॉफिट कमाया बैंक ने, और आपने भी कमाया ना, क्योंकि हाँ। आपके तो 50,000 सेव थे, 50,000 सेव थे, राइट, तो कुछ और पार्ट हमें बैंक मिल के गया। एंड में अगर मान लो आप सबने एंड में निकाल भी लिया पैसा, तो बैंक के पास अपना 10 लाख प्रॉफिट खड़ा हुआ था, जब वो- बैंक खाली था, पर आप सब साल में गए जाके निकाला, बैंक के पास 10 लाख था और आपको इंटरेस्ट भी मिल गया, करेक्ट। आप खुश हो गए, Dual. मेरे 1 लाख का 1.5 लाख बन गया, लेकिन बैंक का उधर 10 लाख बन चुका। तो दिस इज ऑल मनी, मनी मेक्स मनी, मनी दैट इज योर मनी लैंग्वेज दैट यू हैव टू सो आई गेस इसमें बोलूंगा कि इफ पर्सन लाइक यू नो हाउ टू मेक अ मनी फ्रॉम अ क्रेडिट कार्ड, लर्न। इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर हिम एंड एक्चुअली यू आर डूइंग इट। सो मैं क्रेडिट कार्ड बेच रहा हूँ, सो आई एम मेकिंग मनी बाय सेलिंग क्रेडिट कार्ड, एंड कस्टमर मेकिंग मनी बाय हैविंग Having the credit card. and bank makes money by giving by credit card. That's a good one. And I guess it's a very unique thing to understand the financial, जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो इस चीज को समझ गया वही अपने फाइनेंस आने को वाली समझता है। जनरेशन स्पेंडिंग जनरेशन है, सेविंग जनरेशन नहीं है। ये चीज मैंने, आप अच्छा आप एक काम करो,